Hello everyone, myself Arpit Mishra, and today I have come up with one more interesting topic of Mod 7, that is maintenance and practices, named as bearing. So in this aviation video session I will be talking about what is ball bearing, its types and their functions. So guys, be with me till the end of this video session as I will be covering most of the important point related to the DGCA module exam point of view. And after watching this video, if you feel any kind of doubt, then post your query in comment box, and I will try my level best to come up with best and correct answer. So let's start our topic, that is bearing, and have a kind of overview on today's video session, that is ball bearing or anti-friction bearing. So what we are going to see in this video session, पहली चीज़, बॉल बियरिंग को एंटी फ्रिक्शन बियरिंग भी कहा जाता है. द रीज़न बिहाइंड दिस, द मेन फंक्शन ऑफ बॉल बियरिंग इज़ टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन. ये फ्रिक्शन को कम कर देता है. जनरली बियरिंग का इस्तेमाल आप शाफ्ट, ट्रांसमिशन शाफ्ट्स हैं वहाँ पे आप इस्तेमाल करते हैं. अब जैसे आपने साइकिल भी देखी होगी, साइकिल के जो पिछला टायर होता है वहाँ पे भी बियरिंग लगा रहता है. चाहे बाइक्स हो या फिर इंजन्स की बात करें, इंजन्स मतलब मैं अपने गैस टरबाइन इंजन्स एविएशन में बात करूँ तो वहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कंप्रेसर और टरबाइन शाफ्ट पे हमारे पास बियरिंग्स लगे रहते हैं. अब बियरिंग के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो भी हम देखेंगे. यहाँ पे मैं इस वीडियो में सिर्फ बात करूँगा बॉल बियरिंग के क्लासिफिकेशंस की. ठीक है. अब इसके साथ ही मैंने बोला कि बॉल बियरिंग के जैसे इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है पॉइंट कॉन्टैक्ट. इसका मतलब है कि बॉल बियरिंग जो है, आपने देखा होगा चाहे फुटबॉल हो या नॉर्मली कोई भी बॉल हो, अगर उसे फ्लोर पे रखा जाए तो फ्लोर पे वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के कॉन्टैक्ट में आती है. यानी कि अगर जो लोड एक्ट हो रहा है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है. तो मैं बोल सकता हूँ अगर रोलर बियरिंग की बात करूँ तो वो एक तरह से लाइन कांटेक्ट बनाता है. तो यहाँ पे जो लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा पॉइंट कांटेक्ट की वजह से वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अदर बॉल्स के अंदर. यानी कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ बॉल्स को इंक्रीज़ करते जाएंगे बॉल बियरिंग में, उतना एफिशिएंटली वो काम करता जाएगा, उतना ज़्यादा उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी. ये आपको याद रखना है. अब हम पॉइंट वाइज देखते हैं कि मैंने इन स्लाइड्स में क्या क्या कवर किया है, और हम इसके पार्ट्स भी देखेंगे कि बॉल बियरिंग में क्या क्या पार्ट्स आते हैं. आगे बढ़ते हैं हम लोग. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज दिस कंसिस्ट ऑफ इनर एंड आउटर रेस सेपरेटेड बाय हार्डन्ड स्टील बॉल. तो ये बॉल जो है, इनका मटेरियल आपको याद रखना है, हम लोग स्टील प्रेफर करते हैं. यानी कि इनर और आउटर रेसेस के बीच में ये बॉल्स घूमते हैं. देन बॉल बियरिंग इज कंपोज्ड ऑफ 4 मेन पार्ट, 2 रिंग्स, द रोलिंग एलिमेंट एंड द बॉल सेपरेटर. तो यहाँ पे 2 रिंग्स हैं, उन रिंग के बीच में आपका रेसेस होता है. यानी कि रेस वे अगर मैं बात करूँ, उन रेस वे पे ही ये बॉल मूव करती है. देन रोलिंग एलिमेंट हो गई बॉल जो कि मूव करती है, इसके अंदर रोटेट होती है. इसके साथ ही बॉल सेपरेटर, ताकि ये बॉल एक दूसरे से मैशअप ना हो, एक दूसरे के साथ ना इन्वॉल्व हो जाए, तो इनके बीच में सेपरेटर लगाया जाता है. उसे कभी कभी केज भी बोला जाता है. उन केज में से अटैच किया जाता है, या रिटेनर बोल सकते हैं आप, कि उन बॉलों के बीच में एक रिटेनर लगाया जाता है जहाँ पे कि वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में ना आए. देन क्योंकि ये मेटल का बना हुआ है पूरा बियरिंग, तो मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट की वजह से हीट भी डेवलप हो सकती है. तो वो हम लोग इतना नहीं चाहते, क्योंकि बियरिंग का जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अगर एक हाई इम्पैक्ट पड़ा तो वो क्या होता है, ये बॉल्स जो हैं ये एकदम मैश हो जाती है, एकदम ख़राब हो जाती है. यही एक डिसएडवांटेज रहता है. इसलिए बॉल बियरिंग एज़ कम्पेयर टू रोलर बियरिंग आपको लोड कैरिंग कैपेसिटी के वाइज से कम प्रेफरेबल है. बॉल बियरिंग यानी कि आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी कम लेके चलती है एज़ कम्पेयर टू आपके रोलर बियरिंग. आगे बढ़ते हैं हम लोग. थर्ड पॉइंट, दिस क्लास ऑफ बियरिंग रिलाइज ऑन द मोशन ऑफ द बॉल्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द इनर रेस कैरिड ऑन द शाफ्ट ऑफ द मशीन एंड द आउटर रेस विच इज़ नॉर्मली फिटेड इनसाइड अ हाउसिंग ऑन अ स्टेशनरी पार्ट ऑफ मशीन. इस पॉइंट को समझने के लिए मैं एक डायग्राम आपको दिखाता हूँ. पहले तो आप इस डायग्राम पे फोकस किए. यहाँ पे आपको इनर रेस और आउटर रेस दोनों दिखाए हुए हैं, इसके साथ आपको बॉल्स भी दिखाए हुए हैं. ये हो गया रोलिंग एलिमेंट, और एक सेपरेटर दिखाया हुआ. इस सेपरेटर के मदद से हमने इन बॉल्स को एक मतलब एक आइसोलेट करके रखा है. और इनर रेस और आउटर रेस जो आप देख रहे हैं वो एक तरह से रिंग की बात कर रहा है. मैं अगला डायग्राम आपको दिखाता हूँ, उससे आपको बेहतर. अब आप ये देखिए, इस रेड डॉट पे आप फोकस करिए. आप देखिए जो रेड डॉट जहाँ पे मार्क है ये कहलाएगा आपका इनर रिंग, और जो आउटर रिंग है, आउटर रिंग और इनर रिंग के बीच में ये बॉल्स है. ठीक है. अब इनका मोशन देखिए. आपका जो फॉर एग्जांपल एक शाफ्ट है, वो शाफ्ट का जो अटैचमेंट होगा वो होगा इनर रिंग से. ठीक है. यानी कि जब शाफ्ट रोटेट होगी तो ये इनर रिंग भी रोटेट होगा. इसके साथ ही इनर रिंग का रोटेशन आप देख सकते हैं रेड डॉट से एंटी क्लॉकवाइज है. वेयर एज आप बॉल का रोटेशन देखिए, जो बॉल्स हैं वो रोटेट कर रहे हैं आपकी, अगर डॉट को आप फोकस करें तो वो आपको क्लॉकवाइज. यानी कि इन दोनों का जो मोशन की स्पीड है वो भी वेरी होगी. मतलब जो आपका इनर रिंग है यानी कि वो एक अलग आरपीएम पे ऑपरेट हो रहा होगा, बॉल्स जो है वो अलग आरपीएम पे.
अब ये फ्रिक्शन को मिनिमाइज़ करने का काम करते हैं और जो भी लोड इसमें जनरेट होता है, जनरली बॉल बेयरिंग्स दो तरीके के लोड ले सकते हैं, आपका एक्सियल और रेडियल। इनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि एक्सियल लोड कैसे कैरी कर सकता है और रेडियल लोड भी कैसे कैरी कर सकता है। एक्सियल लोड से मेरा मतलब है जो कि पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, रेडियल लोड मतलब परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस तरीके से हमारा बियरिंग्स रोटेट होता है और रोटेशन के साथ हमारा जो भी लोड है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इक्वली टू एवरी बॉल। इनका रोटेशन आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रोलिंग एलिमेंट कैरी लोड एंड डिस्ट्रीब्यूट इट थ्रू आउट द रेसवेज। द रोलिंग एलिमेंट रोटेट अराउंड द इनर रेस बट नॉट एट द सेम स्पीड एट द रोटेशन ऑफ इनर रेस। एज आई मेंशन, इनका जो आरपीएम है थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा इन दोनों के आरपीएम पे, और जो रोलिंग एलिमेंट है वही लोड कैरी कर रहा है और डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है पूरे रेसवेज में, थ्रू आउट द रेसवे। रेसवे में ही ये मूव हो रही है, यानी कि रिंग के अंदर ही कट वे है, उसी को हम रेसवे कहते हैं। जो रिंग्स हैं, इनर और आउटर रिंग है, उन्हीं दोनों के बीच में रेसवे है जिस पे बॉल मूव कर रहा है। Then separator act as a barrier between the balls, preventing them from bumping into each other. As I mentioned, एक separator के थ्रू हमने बॉल को, जो भी जितने भी बॉल्स हैं उन्हें आइसोलेट करके रखा है ताकि वो एक दूसरे से मिक्सअप ना हो जाए। Then the bearing may be constructed using single or double row of balls, each row controlled by bronze or brass cage. ये ब्रॉन्ज या ब्रास केज, आपको ये पॉइंट याद रखना है। बट बियरिंग विच डू नॉट हैव केज आर ऑफन यूज। जनरली केज बियरिंग जो है हमारी इंजन एप्लीकेशन में प्रेफर की जाती है, बट एज पर दिस पॉइंट दे आर मेंशनिंग कि सम टाइम हम लोग विदाउट केज बियरिंग को प्रेफर करते हैं। यहाँ पे ये भी बताया है, ये जो बियरिंग है इसमें सिंगल रो ऑफ बॉल्स भी हो सकते हैं और डबल रो ऑफ बॉल्स भी हो सकते हैं। आपको केज का मटीरियल यानी कि ब्रास और ब्रॉन्ज आपको याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ बॉल बियरिंग आर डिजाइन फॉर रेडियल और थ्रश लोड। थ्रश लोड को एक्सियल लोड भी किया जाता है जो कि पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। रेडियल लोड मतलब परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। नाउ और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एंड आर एबल टू ऑपरेट इन ईदर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। जो बॉल बियरिंग है मतलब किसी भी डायरेक्शन में रोटेट होता है, उसी हिसाब से ये डिज़ाइन किया जाता है मैन्युफैक्चरर के थ्रू। रेडियल और एक्सियल लोड दोनों कैरी कर सकता है या फिर कोई भी एक लोड ये कैरी कर सकता है। जैसे कि मैं अभी आपको क्लासिफिकेशन में बताऊंगा थ्रस्ट बियरिंग के बारे में, तो थ्रस्ट बियरिंग स्पेशली डिजाइन होती है एक्सियल लोड कैरी करने के लिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, बॉल बियरिंग कैन बी ऑफ रिजिड और सेल्फ अलाइनिंग टाइप डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, दिस बीइंग डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर। तो मैन्युफैक्चर डिफाइन, जब हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तभी हम डिफाइन करते हैं या तो रिजिड टाइप है, सेल्फ अलाइनिंग टाइप है। जनरली रिजिड टाइप की बहुत सारी बियरिंग्स होती है। सेल्फ अलाइनिंग में ये फीचर होता है, ये अपने आप जो अगर ये मिस अलाइनमेंट हुआ अगर बियरिंग का, वो हमारे लिए डिसएडवांटेज है। जो मिस अलाइनमेंट होता है, ये सेल्फ अलाइनिंग टाइप जो बियरिंग होता है ये खुद को अपने रोटेशन के हिसाब से अलाइनमेंट प्रोवाइड कर देता है और वापस से उसी पोजीशन में आ जाता है। आई शो द डायग्राम ऑफ सेल्फ अलाइनमेंट बियरिंग टाइप में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, डिसएडवांटेज ऑफ बॉल बियरिंग। डिसएडवांटेज क्या है? बॉल कैन बिकम फ्लैटेंड ओवर टाइम विद टू मच प्रेशर ऑन द आउटर रेसेस लीडिंग टू इवेंचुअल फेलियर। मतलब कंटिन्यूस प्रेशर रहा और एक ज़्यादा प्रेशर हो गया अगर आउटर रेसेस पे, तो आपको जो बॉल्स हैं, यानी कि जो बॉल्स हैं बॉल बियरिंग के अंदर, वो फ्लैट हो जाएंगे, यानी कि वो एकदम ख़राब हो जाएंगे, रप्चर टाइप हो जाएंगे। देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट लोड रेटिंग एंड अदर पैरामीटर आर मॉनिटर्ड रेगुलरली। सो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो भी पैरामीटर है, लोड सप्लाई आप कर रहे हैं, जो भी आरपीएम पे आप ऑपरेट कर रहे हैं, वो इस बियरिंग के लिए डिज़ाइन पैरामीटर हैं या नहीं है। अगर वो डिज़ाइन से बाहर जा रहा है, यानी कि आपका बियरिंग जल्दी ही अपनी लाइफ साइकिल को खो देगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिस इज़ हाउ सेल्फ अलाइनमेंट बियरिंग लुक लाइक। आप देख सकते हैं इसमें ये खुद से, मतलब जो इनर रेसिंग है इसका, इनर रिंग मैं कह सकता हूँ या रेस पे आप कह दिए, इनर रिंग जो है वो आप देखिए इसमें किस तरीके से अलाइंड है। तो जब भी चेंज होगा या मिस अलाइनमेंट होगा इन बियरिंग्स का या शाफ्ट का कुछ भी किसी वजह से अगर मिस अलाइनमेंट होता है, तो ये खुद से अपने आप को मेंटेन करके अपने पर्टिकुलर पोजीशन पे आ जाते हैं। ये इनका फंक्शन रहता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं बॉल बियरिंग के क्लासिफिकेशन, जो कि 4 टाइप्स में क्लासिफाइड है। रेडियल बियरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग, उसके बाद थ्रस्ट बियरिंग एंड लास्ट वन है इंस्ट्रूमेंट प्रिसिशन बियरिंग। तो अब हम देखते हैं पहले रेडियल बियरिंग के बारे में। तो रेडियल बियरिंग के में पहला पॉइंट, रेडियल बियरिंग डिजाइंड है दोनों लोड कैरी करने के लिए, रेडियल भी और एक्सियल भी, लेकिन एक्सियल लोड ये लेता है लाइट, मतलब ये ज़्यादा एक्सियल लोड नहीं कैरी कर सकता। अब देखिए मैंने ऐसा आपको बताया, रेडियल लोड मतलब क्या है? परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट, मतलब शाफ्ट में अगर डिफ्लेक्शन आ रहा होगा वो आ रहा होगा रेडियल लोड की वजह से, तो उसको ये मिनिमाइज़ करने का काम करता है रेडियल बियरिंग।
ठीक है। सेकंड है लाइट एक्सियल थ्रस्ट लोड, यानी कि जो आपका एक्सियल लोड है या थ्रस्ट लोड है वो हमारा लाइट कैरी कर सकता है रेडियल बियरिंग, और एक्सियल लोड मतलब पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट एंड लीड टू द एक्सियल मूवमेंट, मतलब फॉरवर्ड और रियरवर्ड मूवमेंट होना शाफ्ट का, आगे पीछे मूव होना शाफ्ट का, वो आपका रेडियल लोड क्रिएट कर सकता है शाफ्ट में। तो आपने देखा रेडियल लोड जो परपेंडिकुलर है वो डिफ्लेक्शन कर सकता है शाफ्ट में, तो हम प्रिवेंट करने के लिए ये बियरिंग इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि शाफ्ट में बेंडिंग ना आए। और एक्सियल लोड जो कि आगे पीछे मूवमेंट दे सकता है, आगे पीछे मूव ना हो शाफ्ट, इसलिए हम लोग रेडियल बियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। देन रेडियल बियरिंग आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बियरिंग एंड कैन बी फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ ट्रांसमिशन असेंबली सच एज शाफ्ट और गेयर्स। शाफ्ट और गेयर में जनरली इनका इस्तेमाल किया जाता है और ये कॉमन टाइप ऑफ बियरिंग है। थर्ड पॉइंट है they are manufactured with either a single or double row of balls and rigid for normal application and self-aligning for position where accurate alignment cannot be maintained such as in case of control rod ends। तो ये सिंगल रो या डबल रो ऑफ बॉल्स में भी मिलते हैं या फिर मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं, और ये डिपेंड होता है कि किस तरीके का रिक्वायरमेंट है, या तो आपको सेल्फ अलाइनिंग टाइप का बियरिंग चाहिए या फिर नॉर्मल एप्लीकेशन के चाहिए, ये डिपेंड करता है इनके यूज़ पे। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग की तरफ। एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग में जो बियरिंग्स के जो बॉल्स हैं वो एक एंगल पे सेट होते हैं और जो उनका रोटेशन है वो एक एंगल पे रहता है, यानी कि इसमें एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट क्रिएट होगा, तो ये एक ही डायरेक्शन में दोनों लोड को कैरी कर सकता है, क्योंकि एक या तो हॉरिजॉन्टल में ब्रेक करेंगे आप तो हॉरिजॉन्टल वाला की बात कर सकते हैं, या फिर वर्टिकल में ब्रेक करेंगे तो वर्टिकल में जो भी लोड एक्ट कर रहा होगा उसको ये कैरी कर लेंगे। तो एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग आर कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग रेडियल एंड एक्सियल लोड इन वन डायरेक्शन ओनली। ये एक ही डायरेक्शन में या तो हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में, क्योंकि जो कंपोनेंट, क्योंकि ऑलरेडी जो आपके बॉल्स हैं वो आपने एक एंगल पे सेट कर रखे, जो इनका रोटेशन है वो एक एंगल पे, तो उसके अकॉर्डिंगली ये एक ही डायरेक्शन में या तो हॉरिजॉन्टल का कंपोनेंट या फिर वर्टिकल कंपोनेंट को ये कैरी करेंगे। द आउटर रिंग इज रिसेस्ड ऑन वन साइड टू अलाउ द बॉल एंड द केज असेंबली टू बी इंस्टॉल्ड, दस एनेबलिंग मोर बॉल टू बी यूज्ड एंड द केज टू बी इन वन पीस। यानी कि ये क्या आपको ऑप्शन दे रहे हैं, इसमें आपको मोर बॉल्स भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप एंगुलर कॉन्टैक्ट की बात करें तो इसमें एक रिसेस मतलब एक स्पेस दिया जाता है जहाँ पे आप बॉल इंक्रीज़ कर सकते हैं। बॉल को आप जैसे बढ़ा देंगे, जैसा कि मैंने बताया, जैसे आप नंबर ऑफ बॉल्स बढ़ाते जाएंगे यू विल फाइंड कि जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है पर्टिकुलर बियरिंग की। द एक्सियल लोड कैपेसिटी डिपेंड ऑन द कॉन्टैक्ट एंगल। जो कॉन्टैक्ट एंगल होगा, किस एंगल पे वो पर्टिकुलर बियरिंग का जो बॉल है वो कॉन्टैक्ट कर रही है, उस कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करता है कि ये कितनी कैपेसिटी लोड कैरिंग कैपेसिटी रखता है। इन एप्लीकेशन वेयर एक्सियल लोड विल ऑलवेज बी इन वन डायरेक्शन अ सिंगल एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग में बी यूज्ड। अगर आपका एक्सियल लोड जो है वो एक डायरेक्शन में है तो आप सिंगल एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग को इस्तेमाल करेंगे, बट जहाँ पे ये डायरेक्शन वेरी हो रही है एक से ज़्यादा, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन की बात हो रही है, तो अपोज्ड पेयर ऑफ बियरिंग में बी यूज्ड। अपोज्ड पेयर मतलब आप दो बियरिंग यूज़ कर सकते हैं, एक एंगल दूसरा अपोजिट एंगल में आप यूज़ कर सकते हैं, उस बियरिंग को प्रेफर करेंगे कब, जब आपका जो डायरेक्शन है, जो लोड एक्टिंग डायरेक्शन है वो डिफ़र है, एक डायरेक्शन के बजाय वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन पर लोड रख रहा है, तब आप इसको मतलब अपोज्ड बियरिंग आप यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग। इसमें आपको जो मेजर पॉइंट याद रखना है वो है लास्ट वाला पॉइंट और फर्स्ट वाला पॉइंट, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो पहला पॉइंट बोलता है कि एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग आपका रेडियल और एक्सियल लोड ले सकता है एक डायरेक्शन में, और इसमें जो बॉल्स हैं वो आपके एक एंगल पे घूमते हैं, और इसमें जो एक्सियल लोड कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है कॉन्टैक्ट एंगल पे। आगे मूव करते हैं हम लोग। दिस इज़ हाउ आपका एंगल कॉन्टैक्ट बियरिंग लुक्स लाइक। इसमें डबल रो और सिंगल रो के प्रोविज़न रहता है इसमें भी। नाउ थ्रस्ट बियरिंग, ये थ्रस्ट बियरिंग जो कि सिर्फ एक्सियल लोड के लिए डिफ़ाइन की गई है, ये भी इंजन में इस्तेमाल की जाती है। दे विल यूजुअली बी फाउंड इन यूज टुगेदर, और इसका मेन चीज़ ये जनरली कंजक्शन में यूज़ की जाती है रेडियल बॉल या फिर रोलर बॉल बियरिंग के साथ। यानी कि हम लोग थ्रस्ट बियरिंग के लिए ये पॉइंट बोल सकते हैं, दे आर प्रिफर्ड इन कंजक्शन विद रोलर बॉल बियरिंग और रेडियल बॉल बियरिंग। द बॉल आर रिटेन्ड इन अ केज एंड रन ऑन फ्लैट ग्रूव और वॉशर। बॉल को केज में सेट किया जाता है और ये वॉशर के थ्रू, यानी कि वॉशर के अंदर या ग्रूव के अंदर मूव करते हैं। Then these bearings are adversely affected
by centrifugal force, so work best under high load, low speed situation. ये जो फोर्थ वाला पॉइंट है ये आपके DGCA मॉड्यूल का क्वेश्चन है, यानी कि फर्स्ट और लास्ट पॉइंट इस स्लाइड का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में पूछा जा चुका है कि कौन सी बियरिंग जो कि आपकी हैवी लोड कैरी कर सकती है और लो स्पीड सिचुएशन में ऑपरेट होती है, तो वो है थ्रश बियरिंग, यानी कि इट कैन कैरी हैवी लोड और हाई लोड एंड विल बी ऑपरेटेबल एंड बेस्ट इन लो स्पीड सिचुएशन। तो हैवी लोड एंड लो स्पीड में जो बेटर बियरिंग है वो थ्रश बियरिंग है एंड इट कैन कैरी ओनली एक्सियल लोडिंग। देन दिस इज हाउ एक्सियल आपकी एक्सियल बियरिंग और आई कैन से थ्रश बियरिंग लुक्स लाइक। आप देख सकते हैं केज के अंदर ये बॉल्स अरेंज हैं और ये इनर रिंग और आउटर रिंग के बीच में अब ये सेट किया जाएगा केज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट टाइप ऑफ बियरिंग इंस्ट्रूमेंट प्रिसिशन बियरिंग, जो अल्टीमीटर या फिर एयर स्पीड इंडिकेटर जैसे इंस्ट्रूमेंट में एयरक्राफ्ट में प्रेफर किया जाता है। ये हाई एक्यूरेसी और फिनिश प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। इंस्ट्रूमेंट प्रिसिशन बियरिंग आर मैन्युफैक्चर्ड टू हाई एक्यूरेसी एंड फिनिश। दे आर जनरली ऑफ द रेडियल बियरिंग टाइप and can be found in both instrument and communication equipment like एयर स्पीड इंडिकेटर एंड अल्टीमीटर। इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको एक डायग्राम देता हूं जिसमें आप देख सकते हैं सारे पार्ट्स मतलब डिसमेंटल पोजीशन में। तो आप देखिए शील्ड है, फिर केज और रिटेनर दिखाया है जो को बॉल को आइसोलेट करके रखता है और इसी केज में हम लोग बॉल को अरेंज करके रख सकते हैं। फिर रेसवे आपको इनर और आउटर रिंग के अंदर दिखाया हुआ है। जिन लोगों को अभी तक रेसवे क्लियर नहीं है वो देख सकते हैं इस डायग्राम में कि रिंग के अंदर रेसवे बना हुए हैं और देखिए आप इनर रिंग के ऊपर रेसवे है और आउटर रिंग के अंदर रेसवे बना हुआ है, मतलब जो ग्रूव्स एक तरह से समझिए आप, जो एक स्पेस दी गई है जिसमें ये बॉल मूव कर सकता है। अब ये शील्ड का क्या फ़ायदा है? शील्ड हम जनरली कई बार क्या होता है शील्डेड बियरिंग भी प्रेफर करते हैं। इस शील्ड का फ़ायदा क्या है? जो भी बाहर डस्ट पार्टिकल है वो सब ना अंदर एंट्री हो पाए। जो मेरा अगला वीडियो रहेगा वो इसी बात पे रहेगा कि हम हैंडल और क्लीनिंग, जो बियरिंग को हैंडल कैसे करना है और क्लीनिंग क्यों रिक्वायरमेंट है उस पर हम बात करेंगे। इसीलिए शील्ड का जो मैं इंपॉर्टेंट फंक्शन वो यही है, डस्ट पार्टिकल को अंदर आने से रोकता है। ऑल्सो जो आपने लुब्रिकेशन ग्रीस या फिर ऑयल इसमें प्रोवाइड करके रखा है बॉल्स के बीच में जो कि क्रश हो जाता है, ग्रीस इसमें एक तरीके की बॉल भी रोटेट हो रहे हैं तो जो भी लुब्रिकेशन रहेगा वो कंटिन्यूस वे में रहेगा, तो उसको ये बाहर आने से भी बचाता है और उनको डस्ट पार्टिकल यानी कॉन्टेमिनेट होने से भी ये शील्ड बचाता है। हम लोग शील्डेड बियरिंग भी प्रेफर करते हैं। सो गाइज दिस मच फ्रॉम माई साइड इन दिस। What are ball bearings and how do they help machines run smoothly? Do you ever wonder why the moving parts of a machine move so smoothly? How does a fan rotate without much noise? And how a car's wheel rotate with ease? And how do the rotor blades of helicopter move smoothly despite being so fast? And how does a tank's turret rotate? This is made possible by tiny metal balls called ball bearings. Balls, due to their shape, are able to reduce friction between two objects. That's why you can slip and fall down if you try to walk on floor on which lots of marbles are laying. Just like marbles make it easy for your body to slip against the floor, ball bearings make it easy for machine parts to slip against each other. Without ball bearings, machines would regularly break down and need replacement of parts damaged due to friction. Ball bearings are responsible for smooth motion of almost all the moving parts of any machine you can think of. Be they car wheels, jet engines, electric motors, or hard drives. In fact, ball bearings are so important for smooth functioning of most machines that German ball bearing factories were regularly bombed by Allied bombers during World War II to cripple Germany's industrial production.